कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डिस्कवरी आउटडोर्स, सह प्रायोजक हैं JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। नौमिनी गोल्ड अनोखी तकनीक है जापान की। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। विश्व मरुस्थल दिवस पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति। परंपरागत फसलों की तुलना में फूलों की खेती के लाभ पर जानकारी। की उन्नतशील प्रजातियां और वैज्ञानिक तकनीक से बुआई। किसान भाइयों, आज ही के दिन यानी कि 17 जून को सभी देश मिलकर विश्व मरुस्थल दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपको ये बताना जरूरी है कि डेजर्ट या फिर मरुभूमि का शाब्दिक अर्थ है मरी हुई भूमि, जहां पर किसी भी फसल को नहीं उगाया जा सके। जबकि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पोषण हेतु जरूरी होता जा रहा है कि ऊसर, बंजर एवं मरुभूमि को कृषि योग्य बनाया जाए। तो इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए विश्व मरुस्थल दिवस पर प्रस्तुत है ये विशेष अंश। आज 17 जून है और आज विश्व मरुस्थल विकास दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। साधारणतः डिजर्ट या मरुभूमि का अभिप्राय लोग रेगिस्तान से लगाते हैं, पर मरुभूमि का शाब्दिक अर्थ है मरी हुई भूमि, जहां पर कोई फसल या कोई जीवन विकास नहीं कर सकता है। साधारणतः इसके अंतर्गत सूखे पवन गति, उच्च जल जमाव, क्षारीय, लवणीय, अम्लीय एवं रासायनिक प्रदूषित भूमि ही आती है। पूरे पृथ्वी का लगभग 50% भूमि इसी रूप से माना जा रहा है। इसमें भारत के दृष्टिकोण से लगभग 2.34 मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मरुभूमि के रूप में दर्ज किया जा चुका है। तेज चक्रवाती हवा के झोंकों के कारण सालाना लगभग 12,000 हेक्टेयर भूमि रेतीली भूमि में तब्दील हो रही है और यह रफ्तार प्रतिवर्ष 0.5 किलोमीटर की दर से बढ़ती ही चली जा रही है। प्रकृति द्वारा दी हुई सभी वस्तुओं में से भूमि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति के अन्य साधन मृदा की सहायता से ही प्राप्त होते हैं। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी भूमि का उपयोग करता आ रहा है, किंतु भूमि सुधार पर उसने विशेष ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे मृदा का ह्रास होता जा रहा है, जबकि महज 1 इंच कम मिट्टी के सतह निर्माण में तकरीबन 1000 वर्षों से ही ज्यादा वक्त बीत जाता है। जिन स्थानों पर मनुष्य ने मृदा के सुधार व संरक्षण पर उचित ध्यान दिया, वे दुनिया के सबसे सुंदर व उपजाऊ स्थान बन गए। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं भूमि क्षरण समस्या के कुछ अहम कारणों पर। इसमें सबसे पहला कारण है वायुमंडलीय प्रभाव, जिसके तहत तेज बारिश, तेज हवा, जल जमाव एवं सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे मिट्टी की ऊपरी परत इन वायुमंडलीय सहयोग से बहा दिए जाते हैं।
दूसरा है मानवीय प्रभाव। मानव की कुकृतियों एवं गलत तरीके से भूमि के इस्तेमाल के कारण भूमि की उत्पादकता घटती जा रही है। कृषि कार्य के दौरान सिंचाई जल के असीमित इस्तेमाल के कारण जल जमाव स्थिति उत्पन्न होने लगती है, जिसे भूमि क्षारीय, लवणीय और अम्लीय स्वभाव में परिवर्तित हो जाती है। साथ ही परंपरागत कृषि प्रणाली के कारण दिनों दिन भूमि की ऊपरी सतह प्रभावित होकर बंजरता के रूप में तब्दील हो सकती है। भूमिगत जल स्तर में कमी एक ऐसा कारण है जिसके कारण सिंचाई जल की समस्या गहराती जा रही है। नतीजन फसल प्रणाली दिनों दिन बाधित हो रही है। इसके बाद अगर जंगल कटाई के कारणों पर नजर डालें तो पता चलता है कि लगभग 600 करोड़ पेड़ों की कटाई प्रति वर्ष हो रही है। औसतन प्रति व्यक्ति 7 पेड़ प्रति वर्ष काट रहे हैं, जबकि बांधों और किनारों के लगभग 25 लाख वृक्ष डूब जाते हैं और इस प्रकार लगभग हमारे देश में 3 मिलियन हेक्टेयर भूमि की वन नष्ट होकर बंजर में परिवर्तित हो रहे हैं। जबकि हरियाली भूमि में भी अन्य कारणों से परिवर्तन होने पर मृदा कटाव की समस्या उत्पन्न हो चुकी है और अंत में पहाड़ खनन और खोदन एक ऐसा कारण है जिससे हमारी प्राकृतिक संपदा प्रभावित हो रही है। इसके मलबे से तरह तरह की कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे कृषि कार्य की कई प्रक्रियाएं अंततः प्रभावित हो रही हैं। तो आइए जानते हैं इनके प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को, जिसमें सबसे पहली प्रक्रिया आती है मृदा एवं जल संरक्षण की प्रणाली को अपनी रोज की आदतों में लाना, जिसके अंतर्गत ऊंची नीची भूमि पर भी फसल ली जा सके। साथ ही सिंचाई जल के अनुचित बहाव और जमाव की बर्बादी को रोककर एक समान सिंचाई की जा सके। मेड़बंदी, जो कम वर्षा वाले तथा कम दालदार क्षेत्रों में मेड़ बनाकर मिट्टी और जल के अपवाह को रोका जा सके। अतः भूमि की बनावट के अनुसार नीची, मध्यम, ऊंची एवं सतही ढाल पर निर्माण अनुशंसित की जाती है। बांध अथवा डैम का निर्माण, जिसके अंतर्गत स्थायी रोकबंद, गुल्मक रोकबंद एवं लड्ढा बांध इत्यादि का निर्माण कर जल संरक्षण किया जा सकता है। इस प्रक्रिया से न केवल तालाब की क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि तालाब की सतह को भी उपयुक्त स्वरूप प्राप्त होगा। साथ ही अर्थ डैम्स, एम्बांकमेंट्स या तटबंध के निर्माण प्रक्रिया को भी अपनाना होगा। दूसरी सबसे अहम प्रक्रिया है जल छाजन अथवा जल समेट प्रारूप, जिसके अंतर्गत वर्षा के दिनों में जलोच्छादन का निर्माण कर वर्षा जल को भूमि पर गिरने के बाद या तो वनस्पति की पत्तियां, टहनियां तथा वनों द्वारा रोक लिया जाए या फिर से उसे जमाकर उन स्थानों पर भी कृषि प्रक्रिया की जा सके जहां सिंचाई के अभाव के कारण भूमि आबाद नहीं हो पाती। सिंचाई पद्धति में बदलाव, जिसके अंतर्गत जहां हमारे किसान भाई ज्यादातर बाढ़ या फ्लड पद्धति को अपनाते हैं, वहीं अपनी फसलों को वैज्ञानिक अनुशंसित पहलुओं के अनुसार अमल करना बेहतर होगा, जिसमें रो विधि, बेसिन विधि, चेक बेसिन विधि को अपनाना चाहिए। साथ ही सिंचाई की टपक विधि, फव्वारा विधि को भी अपनाने की जरूरत है। फसल लगाते समय भूमि एवं जल की उपलब्धता के अनुसार फसलों का चुनाव करें, ताकि कम पानी में भी फसल से उपज प्राप्त की जा सके। इसके अलावा किसान स्तर पर समेकित पोषण प्रबंधन, समेकित पीड़क प्रबंधन एवं फसल चक्र प्रणाली को अपनाएं, ताकि किसी भी रूप से भूमि की उर्वरता बरकरार रहे। तो किसान भाइयों, विश्व मरुस्थल दिवस के अवसर पर भूमि सुधार और विकास के क्षेत्र में अभी कई राहें और भी तय करनी बाकी हैं, पर यह कड़ी उसी राह की हमारी एक छोटी सी कोशिश थी। आगे भी इसी प्रकार की कामयाब कोशिशें हम जारी रखेंगे। आज के समय में जबकि कृषि का रूप व्यावसायिक हो गया है, ऐसे में जरूरत है कि हम ऐसी खेती करें जिससे कम समय में अधिक लाभ हो, क्योंकि प्रायः देखने को मिलता है कि किसान भाई परंपरागत खेती करते आ रहे हैं या फिर कुछ भी नया नहीं करना चाहते।
तो ऐसे में फूलों की खेती पर किसानों को सलाह दे रहे हैं मऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार तिवारी। किसान भाइयों, जैसा आपको पता है कि हम आमदनी बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि फूल का उत्पादन करें। अगर हम 1 रुपया गेहूं की खेती में लगाते हैं तो हमें करीबन 1 रुपया 25 पैसा मिलता है। सब्जियों में लगाते हैं तो 2 रुपया 25 पैसा मिलता है। लेकिन अगर हम उसी पैसे को फूल उत्पादन के लिए लगाएं तो करीबन 5 रुपये 25 पैसा, यानी कि 5 रुपए का नित प्रॉफिट होगा किसान भाइयों। लेकिन फूल के साथ हर अच्छी चीज के साथ एक बुरी चीज भी होती है। पुष्प के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर ये बिक गया तो फूल है, नहीं तो ये धूल है। और इसलिए हमें सबसे पहले स्थान का चुनाव इस तरह से करना चाहिए कि जो भी स्थान मंदिरों के करीब हो, नज़दीक हो शहरों के, वहाँ पे हमें लूज फ्लावर या तना रहित पुष्प का उत्पादन करना चाहिए। जो स्थान दूर दराज पे हो, जहाँ से रोड की सुविधा अच्छी ना हो, वहाँ पे हमें फूल का बीज उत्पादन करना चाहिए। हमें गार्डनिंग के दूसरे जो आयाम है उसको देखना चाहिए, ड्राई फ्लावर्स का करना चाहिए। और अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़रूरी है कि लोगों की, अपने किसान भाइयों की आमदनी बढ़ाने के लिए हम पुष्प का उत्पादन करें। पुष्प उत्पादन के लिए आदिकाल से ही उत्तर प्रदेश मशहूर रहा है। हम कानपुर, कन्नौज, अलीगढ़, ये हमारे पुराने जो है वो गुलाब के इत्र के इंडस्ट्री रहे हैं। और किसान भाइयों, अगर हम फूल उत्पादन करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ये चूज कर लें कि कौन से फूल का उत्पादन हमें सबसे अच्छा पैसा देगा। इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी मंदिर अगर हैं वहाँ पे हम गेंदे का फूल उत्पादन करें। गेंदे का फूल एक ऐसा फूल है जो उत्तर प्रदेश में करीब करीब पूरे साल भर हम उसका उत्पादन कर सकते हैं। और इसके उत्पादन जो है, इसका खपत सारा का सारा मंदिरों में हो जाता है। और इसके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, अगर मान लीजिए कि फूल चढ़ गया, चढ़ने के बाद मंदिर से बाहर आता है, उसका वेस्ट जो है खराब है, उसको हम मैनेज करके और रंग बना सकते हैं। वो जो रंग है वो अपने खाने की पदार्थों में डाला जा सकता है, नेचुरल कलर होता है। मेरा आपसे कहना ये है कि अगर हमारे खेत में इतना अन्न उत्पादन हो जा रहा है कि देश के हमारे खाद्यान्न आज की डेट में सारे के सारे भरे हुए हैं, तो विकल्प के रूप में फूल एक बहुत अच्छा आयाम है। और ये एक सत्य है कि अपने उत्तर प्रदेश के फूलों की आवश्यकता को हम जो है वो बाहर से मंगा करके पूरा कर रहे हैं। हमारे पास क्वालिटी पुष्प उत्पादन नहीं हो पा रहा है, हमारे मंदिरों में कहीं और से आता है। हमारे पास एक बहुत बड़ा आयाम है हरिद्वार में गंगा जी के किनारे इतनी फूल का डिमांड है जो कि दिल्ली भी नहीं कर पाता है। उसके लिए हमें साउथ से फूल मंगाने पड़ते हैं। साउथ से फूल मंगाने में जो फूलों का कास्ट होता है वो ज़्यादा हो जाता है। अगर हम यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा गेंदे की खेती कर सकते हैं। गेंदे की खेती में लागत बहुत कम है। जो IARI इंस्टीट्यूट है उसने 2 बीज बड़े अच्छे पैदा किए हैं। एक है पूसा नारंगी गेंदा और दूसरा है पूसा वैजंती गेंदा। इन दोनों बीजों फूलों का जो है वो मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड है। और गेंदे के अलावा हम यहाँ पे ग्लैडियोलस कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, ग्लैडियोलस जहाँ भी करें हम उसके लिए ज़रूरी है कि रोड अच्छा हो, क्योंकि ग्लैडियोलस की मार्केटिंग यहाँ पे कम हो पाएगी, दिल्ली में ज़्यादा होगी या फिर चुनिंदा शहरों में ही जाकर के होगी। लूज फ्लावर्स के रूप में हम कलकतिया गुलाब जो होता है वो यहाँ पे बहुत अच्छा चलता है। कलकतिया गुलाब इत्र भी पैदा कर सकते हैं। अगर हम नहीं सेल होता है तो उसको ले जा करके इत्र इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। और जो रिमोट स्थान है जहाँ पे हम कुछ और नहीं पैदा कर पा रहे हैं, वहाँ पे हम फूलों के बीज उत्पादन कर सकते हैं। कोई भी किसान भाई बीज उत्पादन की तैयारी करना चाहे तो मल्टीनेशनल कंपनियां भी उनको अप्रोच करती हैं। अपना बीज आप उनके निर्देशानुसार तैयार करिए, और जब उनके निर्देशानुसार आप तैयार करेंगे तो आपको मार्केट हो जाएगी, वो खुद ही उसको परचेज कर लेंगे। जल्द ही वापस लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे हैं बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो आप बने रहिए हमारे साथ। खबर अलवर की हो या बुलंदशहर की, भिलाई, भागलपुर, सतना, इंदौर या धनबाद में घटी घटना, जोधपुर से लेके जौनपुर, आगरा से लेके आरा की हर हलचल भरपूर। हुजूर आपका शहर, आपकी खबर, आपकी जुबान। समझे? सही समझे? हाँ,
news18.com अब हिंदी में। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। सोयाबीन की खेती उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड तथा उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर की जाती है और इस समय इसकी बुआई का उपयुक्त वक्त भी चल रहा है। तो किसान भाइयों, बुआई के समय आप कौन कौन से वैज्ञानिक बिंदुओं पर ध्यान रखें, आइए जानते हैं डॉक्टर खलील खान से। साथ ही किसान भाइयों, सोयाबीन की खेती के लिए जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि खेत की तैयारी कैसे करें। एक जो जुताई है वो मिट्टी पलट हल से तथा 2-3 जुताइयाँ कल्टीवेटर या हैरो से करने के बाद अच्छी प्रकार से पाटा लगा देते हैं। इसकी जो सोयाबीन की प्रजातियां हैं वो पूसा 16, NRC 30, JS 72-44, JS 75-46, पूसा 20, MAUS 47, PK 1024, PK 416 और JS 335, ये प्रमुख इसकी उन्नतशील प्रजातियां हैं। किसान भाइयों, ये प्रजातियां हमारे किसान भाई किसी भी ICR के संस्थान अथवा उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी सरकारी संस्थान से इसको प्राप्त कर लें। जो बीज दर है हमारी सोयाबीन की, ये 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से जो है इसकी बुआई की जाती है। लेकिन अगर किसान भाइयों बीज किसी कारणवश उपचारित नहीं है तो इसको जो है 2 ग्राम थीरम और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसको बीज का शोधन उपचार कर लें। तो इसमें जो है 200 ग्राम इसका राइजोबियम कल्चर लेकर के आधा लीटर पानी में इसका घोल बनाते हैं। तो पहले जो है आधा लीटर पानी को गर्म कर लेते हैं, तो इसमें हम 50 ग्राम गुड़ या चीनी मिला देते हैं। साथ ही इसमें जब अच्छी प्रकार से जब ये पानी ठंडा हो जाए तो इसमें हम कल्चर को मिला देते हैं। इस 200 ग्राम का जो कल्चर मारा होता है उसको हम इसमें मिला देते हैं। इसके बाद साथियों 10 किलोग्राम बीज को जो है छाया में सुखा करके और अच्छी प्रकार से इसके ऊपर हम ये जो कल्चर का हमने जो लेप बनाया है ये हाथों से मिला देते हैं और हवा में सूखने देते हैं। जब हम सुबह के 10 बजे तक या शाम 4 बजे के बाद, यानी कि जब धूप कम हो उस समय हम इसकी बुआई करते हैं। जहाँ तक उर्वरकों की बात है तो इसमें सबसे पहले तो जरूरी ये है कि हम मृदा परीक्षण के आधार पर साथियों उर्वरकों का चयन करें। उर्वरकों की संस्तुति दी जाती है, लेकिन अगर किसी कारणवश हमारे किसान भाई मिट्टी का परीक्षण नहीं करा पाए हैं तो इसमें नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 80 किलोग्राम और पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें हम डालते हैं। साथ ही साथियों इसमें 200 किलोग्राम जिप्सम की भी संस्तुत की जाती है और ये सभी के सभी जो है बुआई के समय जब हम अपनी खेत की बुआई कर रहे होते हैं उस समय डाल देते हैं। किसान भाइयों, इसका जो बुआई का जो सर्वोत्तम समय है सोयाबीन का वो 20 जून से 10 जुलाई के मध्य सर्वोत्तम समय पाया जाता है। तो हमेशा इसको जो है लाइन से बुआई करनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी है वो 45 सेंटीमीटर रखी जाती है और पौधे से पौधों की दूरी 3 से 5 सेंटीमीटर रखी जाती है। इस प्रकार से अगर किसान भाई हमारे वैज्ञानिक खेती करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे किसान भाइयों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के
कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह के आगे आने वाले 4 से 5 दिनों में इन क्षेत्रों में दिन के समय आकाश में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने, दिन एवं रात्रि के तापमान कम बने रहने के कारण गर्मी से राहत मिलने, दिन का अधिकतम तापमान 37.2 से 38.4 डिग्री सेंटीग्रेड तथा न्यूनतम तापमान 26.5 से 27.4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहने, सुबह के समय वायुमंडलीय हवा में नमी की मात्रा 52 से 65% एवं दोपहर बाद हवा में नमी 36 से 50% के मध्य रहने, दिन के समय मध्यम गति की हवा 5 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अधिकतर पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा से बहने तथा इस सप्ताह के आगे आने वाले 4 से 5 दिनों में इन क्षेत्रों में बारिश होने के कोई आसार नहीं है। अतः ऐसे अनुमानित मौसम में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इन क्षेत्रों के कृषक भाइयों को अपने खेतों में खड़ी इस मौसम की विभिन्न फसलों, फलदार वृक्षों, सब्जियों एवं अपने पालतू पशुओं में कुछ कार्यक्रमों को अपनाने की सलाह दी जाती है, जो इस प्रकार है। किसान भाई इस सप्ताह धान की कम अवधि वाली अर्थात 110 से 115 दिनों में पककर तैयार होने वाली मुख्य किस्मों जैसे साकेत 4, नरेंद्र 80 आदि में से किसी प्रजाति अथवा किसी क्षेत्रीय किस्म के स्वस्थ बीज की नर्सरी में बुआई करें। इसके अलावा सुगंधित किस्मों की नर्सरी डालने हेतु भी इस सप्ताह उचित तापमान एवं अनुकूल मौसम रहने की संभावना है। अतः किसान भाई सुगंधित किस्मों में पंत सुगंध धान 15, तरावड़ी बासमती, पूसा बासमती 1, टाइप 3, बासमती 370 आदि में से ही किसी किस्म के प्रमाणित बीज का चयन कर इस सप्ताह नर्सरी में बुआई करें। मई माह के तृतीय सप्ताह से अंतिम सप्ताह में बोई गई धान की अधिक अवधि वाली प्रजातियों की नर्सरी लगभग 20 से 25 दिनों की हो गई है, जो कि रोपाई हेतु तैयार है। अतः सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम रहने के मद्देनजर किसान भाई अपने निजी जल संसाधनों का उपयोग करते हुए धान की रोपाई का कार्य इस सप्ताह से प्रारंभ कर दें। रोपाई से पूर्व किसान भाई पहले जुताई किए गए खेत में 25 × 25 मीटर की दूरी पर वर्गाकार क्यारी अथवा 50 मीटर लंबी तथा 6 मीटर चौड़ी पट्टियां बनाकर खेत में मजबूत मेड़े बना लें। इसके बाद खेत में पानी भरने दें तथा फिर ट्रैक्टर अथवा बैल चलित पडलर द्वारा इस प्रकार लेव लगाएं कि खेत समतल हो जाए। लेप के बाद रोपाई से पूर्व मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरकों का खेत में समान रूप से बुरकाव करें। लेकिन यदि किसी कारणवश मिट्टी की जांच न करवा पाए हों तब रोपाई के समय 30 किलोग्राम यूरिया, 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 30 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश एवं 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ की दर से बखेर दें। रोपाई पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखकर 2 से 3 पौधे प्रति हील की दर से करें। रोपाई के बाद खेत में 2 से 3 दिनों तक हल्का पानी भरा रहने दें। खेत के चारों तरफ की मेड़े मजबूत बांध दें, जिससे बाद में वर्षा का जल अधिक मात्रा में खेत में ही संग्रहित हो सके। ऐसा करने से खेत में खरपतवार भी नियंत्रित होने के साथ साथ उचित मृदा नमी बनी रहने से पौधे सही प्रकार से जम जाएंगे। सभी प्रकार के पशुओं को, विशेषतया दूध देने वाले पशुओं को संतुलित आहार खिलाएं। अफरा एवं गैस जैसी बीमारी से बचाव हेतु सुपाच्य भोजन दें। पशुओं की पाचन क्रिया ठीक रहने हेतु उन्हें सूखे चारे में आधा भाग हरा चारा जैसे लोबिया या ज्वार मिलाकर 40 ग्राम नमक एवं मिनरल मिक्सचर प्रति पशु प्रतिदिन खिलाएं। पशुओं के बैठने के स्थान की नियमित सफाई रखें तथा ताजा एवं स्वच्छ पानी पिलाएं। तो किसान भाइयों, यह था इस सप्ताह के मौसम का मिजाज। अगले सप्ताह मौसम की नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बिलौझा मऊ के राजीव राजभर ने। आपने बकरियों में घींघा की समस्या के निदान पर जानकारी चाहिए। बकरियों में बहुत सारे संक्रामक रोग होते हैं, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, परजीवी रोग या फफूंद से फैलने वाले रोग। लेकिन उनमें से कुछ रोग हैं जो कि खनिज लवण की कमी से भी होते हैं। खनिज लवण की कमी से होने वाला एक घेंघा रोग है। घेंघा रोग या इसको हम ग्वाइटर कहते हैं। ये रोग आयोडीन तत्व की कमी से होता है। इस रोग के होने का मुख्य कारण है रक्त में आयोडीन तत्व की कमी का माना जाना है, जिसके कारण
जो थायराइड ग्रंथि होती है उसकी दैहिक क्रिया निष्क्रिय हो जाती है और इससे निकलने वाले हार्मोन रक्त में असंतुलित हो जाते हैं, जिससे बकरियों की चयापचयी क्रियाएं प्रभावित हो जाती हैं। इस रोग में बहुत से लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि है गले के नीचे पाई जाती है दो, और उसमें सूजन आ जाती है। तो कई बार ये दूर से ही देख करके पता चल जाता है कि इस पशु की या इस बकरी की या इस बकरी मेमने की ग्रंथि बढ़ी हुई है। प्रमुख लक्षण जो है वो बकरियों में या मेमनों में पाए जाते हैं। उसमें वृद्धि ठीक नहीं होती है, उनका वजन ठीक से नहीं बढ़ता है, पशु बहुत कमज़ोर होता है, पशु जो है थकान महसूस करता है, कमजोरी महसूस करता है, नपुंसकता उत्पन्न हो जाती है, चर्म रोग, इस जो खाल है उसके ऊपर रोग हो जाते हैं, चेहरे पर जो है बालों का गिरना, चेहरे की आभाहीनता या एनीमिया या जैसे रक्त की कमी हो जाती है, तंत्रिका तंत्र में गिरावट, जो तंत्रिकाएं हैं उनमें भी नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में पशु जो है या बकरियां जो है या मेमने हैं वो लड़खड़ा कर चलते हैं, कपकपी पैदा हो जाती है और बकरियां कई बार गाभिन भी नहीं होती हैं। रोग के निदान के लिए रक्त में T3, T4 और TSH हार्मोन की मात्रा ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमको ब्लड का जो सैंपल है, जो खून का रक्त का नमूना है, वो लेबोरेटरी में भेजना पड़ता है, प्रयोगशाला में भेजना जाता है और वहाँ पे रक्त की जांच होती है और उससे पता चल जाता है कि इस बकरी में या इस पशु में जो है थायराइड रोग है या नहीं है। रोग का उपचार बहुत ही आसान है, रोग की अवस्था के ऊपर निर्भर करता है। जिन क्षेत्रों में आयोडीन की कमी है वहाँ पर पशुओं को नमक में आयोडीन मिला करके देना चाहिए या मिश्रण संतुलित आहार देना चाहिए और उसमें मिनरल मिक्सचर या जो खनिज लवण मिश्रण है उसका प्रयोग करना चाहिए। जिसे कोलाइडल आयोडीन है वो पानी में घोल करके जो ग्रसित पशु हैं, जो बकरी या मेमने हैं, उनको पिला सकते हैं। लेकिन ये थोड़े दिनों से काम नहीं चलता है, इसमें कम से कम 3 से 4 महीने तक आयोडीन का घोल पिलाना चाहिए। यदि हार्मोन की कमी हो गई है तो उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन आता है, उसकी मात्रा जो है 2.5 से 5 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से रोज खिलाते हैं और कई बार ऐसे पशुओं को ये जीवन पर्यंत खिलाना पड़ता है। खनिज लवण या आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करेंगे, उनके दाने में देंगे, उनके चारे में देंगे, तो उससे बकरियां इस रोग से ग्रसित नहीं होंगी और उनका उत्पादन अच्छा होगा, उनका वजन सही होगा, उनका मांस उत्पादन सही होगा, दुग्ध उत्पादन सही होगा तथा बच्चे अच्छे पैदा होंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे डिस्कवरी आउटडोर्स, सह प्रायोजक हैं JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। नौमिनी गोल्ड अनोखी तकनीक है जापान की।